हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आर्ट टीचिंग प्लस। जैसा कि गाइस हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि गाइस हमारा जो लेसन चल रहा है, पहला चल रहा है, जो लेसन हमारा है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुआवेशों में बल। गाइस अगर कहीं अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाए, अगर कोई कहे आपसे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब है बहुत सारे आवेश, यानी कि दो से अधिक आवेश। तो आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक की? अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो गाइस ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए। ये टॉपिक पेपर में आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुआवेशों में बल, जो आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसे दूसरे नाम से जानते हैं, वो है दूसरा नाम बहुआवेशों में बल। ठीक है गाइस, तो हम जानेंगे। देखिए पहले मैं सिंपल व्यू में इसका बताना चाहता हूं थोड़ा सा लैंग्वेज। दो या दो से अधिक आवेशों के कारण एक बिंदु पर परिणामी बल जो हम ज्ञात करते हैं वो किसके नियम से करते हैं, किसके सिद्धांत से करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। ठीक है, दो से अधिक आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत के उपयोग से किया जाता है, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अभी मैं यहाँ वो पहले आपको डिफिनीशन बताऊंगा, इसका लैंग्वेज पूरा टोटल बताऊंगा, फिर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जैसा कि मैं कह रहा हूँ, दो से अधिक आवेशों के कारण, दो से अधिक किसके कारण? आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी बल अध्यारोपण, परिणामी बल ठीक है, अध्यारोपण या बहुआवेश अध्यारोपण। दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर राइट कर दिया, देख रहे होंगे आप। दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब जानेंगे इसका डिफिनीशन लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा आरोपित कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिफिनीशन। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा आरोपित कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है,
जैसा कि अब मैंने यहाँ अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बता दिया। अध्यारोपण का सिद्धांत या बहु आवेशों में बल, दो या तो उससे अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी बल, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा आरोपित कूलम्ब बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है गाइस, तो आप इसे राइट कीजिए। अगर इस इतने पॉइंट में आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है गाइस, जैसा कि आपने यहाँ देखा, अब आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं डायग्राम बना के अब आपको समझा रहा हूँ क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, दिशा निर्देश ले लिया, दिशा निर्देश ले लिया, ठीक है, दिशा निर्देश क्या किया हमने, दिशा निर्देश ले लिया। ये है वाई, ये है एक्स, ये है क्या जेड, ये है जेड, और ये क्या है मूल बिंदु। तो जो इसकी जो मान लीजिए हम एक चीज करते हैं, पहले यहाँ हमने एक आवेश ले लिया क्या Q1, ठीक है, एक आवेश क्या ले लिया Q1, और यहाँ एक आवेश ले लिया क्या, यहाँ एक आवेश ले लीजिए, इसे थोड़ा यहाँ लीजिए U1, ठीक है, एक आवेश यहाँ ले लीजिए Q2, एक आवेश यहाँ ले लीजिए Q3, और एक आवेश यहाँ ले लीजिए Q, ठीक है। अब जो इसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति होगी, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति होगी जो इसकी, देखिए ये जो हो गया, ये हो गया हमारा R1 वेक्टर, ठीक है, ये जो हो गया हमारा हो गया R2 वेक्टर, और ये जो हमारा यहाँ जा रहा है ये हो गया R3 वेक्टर, ठीक है। और गाइस से थोड़ा इधर राइट कर देते हैं, R1 वेक्टर, और ये जो हो गया, ये हो गया हमारा Rn वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका जो, मान लीजिए हमने कोई एक्सिस लिया, दिशा निर्देश लिया, अब इसमें बहुत सारे आवेश हैं, मैं एक आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, मतलब बहुत सारे आवेश हैं। तो हम व्हाइट बोर्ड पे इतना ही बना रहे हैं कि हम समझ, बस उतना ही यहाँ हम शो कर रहे हैं जितना हम समझ सकें, ठीक है, बस एक समझने के लिए है। तो हमने यहाँ आवेश ले लिया Q1, Q2, Q3, ठीक है, हम समझ रहे हो Qn आवेश ले लिया, ठीक है। जो मूल बिंदु के सापेक्ष, इसकी जो मूल बिंदु के सापेक्ष जो इसकी स्थिति सापेक्ष स्थिति है वो क्या है, R1, R2 वेक्टर, इसके लिए आप Q1 के लिए R1 वेक्टर, Q3 के लिए R3 वेक्टर, और Qn के लिए Rn वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इस पे जो बल आपको पता है, बल को हम डिनोट करते हैं F से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कहेंगे, Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, देखिए Q2 के द्वारा, जो Q2 है इसके द्वारा Q1 पर जो बल आरोपित हो रहा है वो क्या है, F, ये जो हमारा बल, चलिए इसे और नीचे कर देते हैं, ये जो हमारा बल इसका दिशा इधर आ गया F12, ठीक है। और ये जो Q1 का जो मूल बल है वो है हमारा F1 वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे Q2 हो गया, Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा F13 वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से हम ले लेंगे, इसी प्रकार से हम समझेंगे। तो यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूं, माना आवेश, हम जो मान रहे हैं माना आवेश Q1, Q2, Q3 Qn है, ठीक है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष, जिसका मूल बिंदु के स्थिति सापेक्ष स्थिति
क्या है, सापेक्ष स्थिति जो हमारा यहाँ क्या है, हाँ क्या है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, सॉरी R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, डॉट 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 Rn वेक्टर है, ठीक है, Rn वेक्टर है। अब ये तो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जो Q1 पर बल है, जो Q1 पर परिणामी बल है वो क्या है, Q1 पर आवेश Q1 पर परिणामी बल जो हमारा है वो क्या है, इक्वल टू F1 वेक्टर, ठीक है। Q2 के द्वारा Q1 पर परिणामी बल बराबर F12 वेक्टर। Q3 के द्वारा Q1 पर परिणामी बल, ये जो हमारा आ गया यह 13 वेक्टर आ गया, ठीक है गाइस। तो इतना आपको समझ में आया होगा, जो जो मैंने यहाँ चित्र में समझाया वही मैं यहाँ लिखा हूँ और ज्यादा कुछ किया नहीं हूँ। तो इतना आप राइट कीजिए, व्हाइट बोर्ड भर चुका है तो इसे मैं इरेज कर दूं, तो आप इतना राइट कीजिए। तो गाइस आप इतना राइट कर चुके होंगे, आगे हम राइट करते हैं, ठीक है। पहले तो हम निकाल लेते हैं जो बल हमारा यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं F12 वेक्टर, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर परिणामी बल, ठीक है। Q2 के द्वारा Q1 पर परिणामी बल जो हम निकाल रहे हैं वो आ जाएगा K इंटू Q1 Q2 के द्वारा निकालना है R12 वेक्टर और इंटू R12, ठीक है। अब निकाल रहे हैं F13 के लिए, यानी F13 का मतलब यहाँ है Q3 के द्वारा Q1 पर परिणामी बल, ठीक है। Q1 Q3 बटे R13 वेक्टर इंटू R13 वेक्टर, ठीक है। अब ऐसे ही n के लिए निकालेंगे, तो जो n के लिए निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, Fn वेक्टर, ठीक है। इज इक्वल टू जो आएगा हमारा K इंटू Q1 Qn बटे Rn वेक्टर इंटू Rn कैप, ठीक है। तब Q1 पर परिणामी जो हम निकालेंगे, तब Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर क्या निकालेंगे, परिणामी बल निकालेंगे, ठीक है। Q1 पर परिणामी बल जो हमारा आएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। तो ये मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, ये वेक्टर अब मान रख दे रहे हैं, ठीक है। F1 जो इज इक्वल टू आ जाएगा F1 वेक्टर जो परिणामी बल F1 है, ठीक है। तो हम पहले रखते हैं 12 के लिए, जो हमारा है K इंटू Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर इंटू जो हमारा आया वो आया R कैप 12 प्लस, अब ये रखेंगे K इंटू Q1 Q3 बटे R13 वेक्टर इंटू R कैप 13 प्लस डॉट 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 प्लस n के लिए जो रखेंगे मान, ये देखिए n के लिए यहाँ मान है, ठीक है। n के लिए जो हमारा मान है क्या है, K इंटू Q1 Qn, ठीक है, बट्टे में जो हमारा आ गया क्या आ गया, Rn वेक्टर इंटू R कैप, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया इसका क्या, ध्रुवपण का सिद्धांत। ध्रुवपण का सिद्धांत हमारा डिफाइंड हो गया।
तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपको अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं समझ में आया हो और इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।